गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। शुभ दीपावली बच्चों। फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर 13 है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें बहुत से पॉइंट दिए हैं, आज इन पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मार्केट पढ़ा दिया था। मार्केट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब इसमें इस पार्ट्स में बहुत से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे विद ग्राफ के द्वारा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या महत्व होता है। क्रेता एवं विक्रेता अधिक मात्रा में होना, दूसरा क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना, तीसरा सममूल्य की वस्तु पूरे बाजार में विक्रय होना, तीसरा पूरे मार्केट में एक वस्तु का एक ही मूल्य होना। ये मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया था। आप समझ गए थे, आपको आने लगा ये एक वास्तव में कल्पना मात्र है जो वास्तव में बाजार में नहीं पाया जाता है। इसके बारे में हम मूल्य निर्धारण कैसे होता है, चलिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण के संबंध में प्राचीन अर्थशास्त्रियों में मतभेद था। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का मत था कि वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। इसके विपरीत वालरस तथा जेवेंस के अनुसार वस्तु का मूल्य उसमें निहित उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। मार्शल ने इस विवाद को समाप्त करते हुए कहा कि वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत तथा इसकी उपयोगिता अर्थात दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। देखिए बहुत से जो अर्थशास्त्री हुए हैं अपने अपने अनुसार उन्होंने तर्क और डेफिनेशन दी है। ये बात सही है, जो वस्तु उत्पादित होती है उसकी उपयोगिता कितनी है, उसका व्यक्तिगत या उपभोक्ता के लिए कितना महत्व है और उसका उत्पादन पूर्ति के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस उपयोगिता के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मार्शल कहते हैं जिस प्रकार कागज को काटने के लिए कैंची के दोनों पलकों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में वस्तु की उपयोगिता अर्थात मांग तथा वस्तु की उत्पादन लागत दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है। इनका कहना भी अपनी जगह बहुत सही है। अगर हम कागज को काटेंगे तो अगर एक पल्ले से काटने का प्रयास करेंगे तो कागज नहीं कटेगा। तो कैंची जैसे कागज हो या कपड़ा को काटने के लिए दोनों पल्ले की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वस्तु के मूल्य पर उत्पादन, उसकी मांग शक्ति, उसकी उपयोगिता और उसकी कितनी पूर्ति होती है, इन सभी पॉइंटों की महत्वता होती है। आगे है इसमें जो मांग चर्चा करेंगे अपन मांग शक्ति पर, इसके बाद पूर्ति पर भी चर्चा करेंगे। तो मांग शक्ति किसी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। वस्तु की मांग कौन करता है? उपभोक्ता, जो वस्तु को खरीदना चाहते हैं यानी क्रेता, ठीक है ना। उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण करता है। देखिए उस वस्तु को खरीदने, जैसे आप मोबाइल शॉप पे खरीदने जाते हैं तो आपको मोबाइल की आवश्यकता है, जरूरत है, तभी तो आप मोबाइल लेने जाओगे। अगर आपको मोबाइल की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर आप मोबाइल लेने क्यों जाओगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लो संत महाराज हुआ करते हैं, त्यागी पुरुष होते हैं, वो क्या कभी मोबाइल शॉप पे आपको मोबाइल खरीदते हुए नजर आए? आपने महाराज जी को देखा होगा, वो कभी मोबाइल लेने गए, वो कभी टीवी लेने गए, क्यों नहीं गए? कभी कपड़े खरीदने गए? क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं, उन्हें उस चीज की उपयोगिता नहीं है। तो जिस वस्तु की जिसको उपयोगिता होगी तभी वो उस वस्तु की मांग करेगा, तो अगर उस वस्तु की उपयोगिता नहीं होगी तो उसकी उपयोग मांग नहीं करेगा। आगे है उपभोक्ता वस्तु का कितना मूल्य देगा, यह वस्तु की सीमांत उपयोगिता या अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता पर निर्भर करता है। यानी उपयोगिता जो होता है, उपभोक्ता उस वस्तु का कितना मूल्य देगा उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होता है या उसकी कितना उसका महत्व है उसके लिए। आगे है मांग के नियम के अनुसार प्रायः ऊंचे मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा तथा नीचे मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है। बाजार मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्त प्राप्त हो जाता है। अब आता है तीसरा पॉइंट, मांग समझ में आई बच्चों कि कब होती है, जिसको आवश्यकता हो वो उसकी डिमांड करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे एक मरीज है, बहुत ज्यादा उसको फीवर है, ठीक है ना, तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? दवाई की उपयोगिता, टैबलेट की उपयोगिता होगी, ना कि वो आइसक्रीम खाने की उपयोगिता नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसको सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? स्वास्थ्य,
उसकी उपयोगिता है कि वो पहले स्वस्थ हो जाए, इसके बाद अन्य उपयोगिता वो करेगा। अगला है आपको पूर्ति की शक्ति। किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादकों द्वारा की जाती है। वस्तु के उत्पादन में उत्पादक, क्योंकि उत्पादकों को कुछ लागतें वहन करनी पड़ती हैं, इसलिए वह अपनी वस्तु का मूल्य कम से कम सीमांत लागत, ये बात सही है, जो पूर्ति करता है तो उसमें जो मूल्य का निर्धारण करते हैं वो उत्पादक करते हैं। क्यों करते हैं उत्पादक? क्योंकि उत्पादक कर्ताओं को ही तो वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत उसको बनाने के लिए बहुत सा रॉ मटेरियल उनको इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके वस्तु का निर्मित कर पाती हैं। इकाई के उत्पादन की लागत के बराबर अवश्य प्राप्त करना चाहेंगे, यानी उनका तात्पर्य यह है कि जो उन्होंने, जैसे माना कि ये चौक एक टीचर के लिए आवश्यकता है अभी पढ़ाने के लिए, तो इस टीचर को उसका मूल्य वहन करना पड़ेगा। क्यों? ये इसका मूल्य कौन करेगा? उत्पादन करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कितना इसमें चूना लगा है, कितना इसको बनाने में मटेरियल लगा, कितनी लागत आई है, तो उस लागत से उसको मिनिमम प्रॉफिट होगा, तभी वो इसका बाजार में इसकी पूर्ति करेगा और इसकी सेल्स वैल्यू डिसाइड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इसे बनाने में कितनी लागत आई है उत्पादनकर्ता के लिए। सम मूल्य का निर्धारण। उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा तथा उत्पादक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत से कम नहीं लेगा। ये बात सही है। जो उपभोक्ता है वो उसका प्रयास ये रहता है कि वो कम से कम में वस्तु को खरीदे, परंतु जो उपभोक्ता, जो उत्पादकता होता है, उसका ये प्रयास रहता है कि उसको कम से कम उत्पादन लागत पर जो उसने खर्च किया है उसको तो प्राप्त हो जाए और प्रॉफिट प्राप्त होता रहे, वो लॉस में अपनी वस्तु को विक्रय करना नहीं चाहेगा। आगे दिया हुआ है पूर्ति में सम सीमांत मांग व पूर्ति में के परिवर्तन का प्रभाव। व्यवहार में किसी वस्तु की कीमत सदैव एक सी नहीं रहती है। सत्य बात है। साम्य कीमत मांग एवं पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, अतः मांग एवं पूर्ति के परिवर्तन हो जाने पर मांग वक्र पूर्ति वक्र में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे मांग परिवर्तित होती जाएगी वैसे वस्तु के उत्पादन में भी परिवर्तित होता चला जाएगा। आगे देखिए पूर्ति में परिवर्तन। देखिए पूर्ति परिवर्तन किस प्रकार से? मांग मूल्य निर्धारित सामान्य मूल्य पर पूर्ति। देखिए मांग में स्थिर रहने पर यदि उत्पादन लागत, तकनीक या अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण पूर्ति परिवर्तित हो जाती है। अगर माना कि आपने सामान्य मूल्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा है और कम मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो वह क्या प्रयास करेगा? जो पूर्ति है उसमें परिवर्तित कर देगा, या तो कम पूर्ति कर देगा उसकी या पूर्ति को बढ़ा देगा। पूर्ति कब बढ़ाएगा उसकी? जब उसको प्रॉफिट अधिक से अधिक हो रहा हो। तो अगर उस वस्तु पर प्रॉफिट होना कम हो जाएगा तो वह पूर्ति में धीरे धीरे शॉर्ट करना शुरू कर देगा, यानी उसकी पूर्ति कम कर देगा, उसकी एक्सचेंज कर देगा, तो दूसरी वस्तु ऑप्शन में ले आएगा। ठीक है ना, ये पूर्ति में परिवर्तन कहलाता है। अब आप आगे बढ़ते हैं मूल्य निर्धारण में समय तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय तत्व होता है अति अल्पकालीन में मूल्य निर्धारण, अल्पकाल मूल्य निर्धारण और दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण। देखिए अति अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कुल पूर्ति स्थिर रहती है। इसमें क्या है, पूर्ति को हम परिवर्तित या घटा बढ़ा नहीं सकते, वो स्थिर रहती है। अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। अति अल्पकालीन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें टाइम बहुत कम होता है, इसमें हम पूर्ति के अनुसार मांग को ना तो कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, इसमें समय मिलता ही नहीं। अब आता है अल्पकाल। अल्पकाल में मूल्य निर्धारण। तो देखिए अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के पास इतना समय होता है कि वह मांग बढ़ने पर अपनी विद्यमान मशीनों का अधिक प्रयोग करके अपनी वस्तु की पूर्ति को एक सीमा तक बढ़ा सकता है। देखिए कुछ उपकरणों का उपयोग करके, ठीक है ना, हम कुछ हद तक समय बढ़ा सकते हैं और उस समय के अंदर में अपनी मशीनों के द्वारा उत्पादन को भी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। ये इतना समय में अल्पकाल में हमें इतना समय मिल जाता है। मशीनों का उपयोग करते हैं, फ्रीज वगैरह है, अगर तुरंत खराब होने वाली सब्जियां या कुछ और है तो उसमें फ्रीज में रख के हम कुछ समय उससे ले सकते हैं, तो हम मांग उसमें मूल्य बढ़ा सकते हैं। अब आता है दीर्घकाल। दीर्घकाल नाम से ही स्पष्ट है। देखिए दीर्घकाल में क्या होता है, यह समय अवधि जिसमें इतना समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को ठीक मांग के अनुरूप कर सकना संभव होता है। इसमें बहुत लंबा समय होता है।
इसमें हम मांग के अनुसार वस्तु के मूल्य को आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्याप्त समय मिलता है। यहाँ पर हमें वस्तु के खराब होने का भय नहीं होता है, हम वस्तु को स्टॉक करके रख सकते हैं। जब वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तब हम बाजार में उसकी मूल्य पूर्ति कर सकते हैं और मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। हम बाजार में वस्तु के मात्रा या मांग बढ़ने तक इंतजार करने का समय हमें पर्याप्त मिलता है, क्योंकि इसमें समय की कोई कमी नहीं होती है दीर्घकालीन में। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने आपको बताया था बाजार एवं सामान्य मूल्य। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अक्सर इसमें आता है। ये वाला बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य। बाजार मूल्य किसे कहते हैं? देखिए, बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो बाजार में अति अल्पकालीन के लिए प्रचलन में होता है। बाजार मूल्य जो है बेटा वो कम बढ़ होता रहता है, बाजार मूल्य स्थायी प्रवृत्ति का नहीं होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा समुद्र की लहरें इस प्रकार चलती हैं तो उनका जो बहाव है ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने आपको डायग्राम द्वारा बताया कि बाजार में जो कम बढ़ हो रहा है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, तो ये बाजार की स्थिति पाई जाती है। सामान्य मूल्य जो हमेशा स्थायी प्रवृत्ति का होता है, ये आपको सीधी रेखा जो दिख रही है ये सामान्य मूल्य को प्रदर्शित करती है, इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। तो बाजार मूल्य को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। तो इस प्रकार कम बढ़ होता रहता है। और सामान्य मूल्य की जो स्थिति है वो कम बढ़ नहीं होती है। तो ठीक है ना। अब आता है अल्पकाल में इतना समय कम होता है कि पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है। यदि वस्तु टिकाऊ है तो पूर्ति केवल गोदामों रखे स्टॉक तक सीमित होती है, इसलिए बाजार मूल्य निर्धारण में मुख्य प्रभाव मांग का पड़ता है। मांग बढ़ जाती है तो मूल्य बढ़ जाता है, मांग कम हो जाती है तो मूल्य भी कम हो जाता है। ठीक है ना। बाजार मूल्य मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप निर्धारित होता है। सामान्य मूल्य का सामान्य मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका निर्धारण वस्तु की मांग एवं पूर्ति को की स्थायी शक्तियों दीर्घकाल में करती हैं। सामान्य मूल्य मैंने बताया था ना कि सामान्य मूल्य में परिवर्तन बहुत कम होता है और इसके दीर्घकालीन में परिवर्तन होता है, इसका समय चलता रहता है। ठीक है। आगे है थोड़ा सा और, पुरानी अकुशल फर्म उद्योग बाहर निकल जाती हैं, अर्थात पूर्ति को बढ़ाकर अथवा घटाकर मांग को दशाओं के अनुरूप करना संभव होता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य एक स्थायी मूल्य होता है। सामान्य मूल्य जो है वो स्थायी प्रवृत्ति का होता है जो लंबे समय तक चलता है। बच्चों पहले चैप्टर आज मैंने आपको पढ़ाया, इसके समस्त पॉइंट आपको समझाए। इसमें जो भी समस्या आई हो आप विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से समझ सकते हैं। इस बाजार मूल्य को इस डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से घर से रीड कर ले। इस डायग्राम को आप अवश्य पेपर में बना के आए और इसको पढ़ें एक बार। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से पढ़ें। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।